नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर ने 80% का मतलब टारगेट दिया है और 80% जम होने का चांसेस है कुछ स्टॉक के ऊपर। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँ रेलवे विकास निगम लिमिटेड के बारे में। देखिए, आरबीएनएल के ऊपर फिर से एक नया बड़े प्रोजेक्ट मिला है, जो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, आरबीएनएल विन्स 2.83 बिलियन ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट रेलवे फॉर ओडिशा। तो ओडिशा के जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, उसके ऊपर 2.83 बिलियन का टोटल कंपनी को ऑर्डर मिला। अभी ये ऑर्डर कौन किसका है, मतलब कहाँ से मिला? ओडिशा से मिला। और कंपनी को इस ऑर्डर को कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा? देखिए, द ऑर्डर व्हिच इज द मतलब एक्सेप्टेड टू कंप्लीटेड विद इन 24 मंथ्स, मतलब सिर्फ से 2 साल के अंदर इस टोटल 14 किलोमीटर का जो डबलिंग, मतलब फेज वन का जो काम है उसको करना होगा, और वो भी 24 मंथ्स के अंदर अंदर। और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कंपनी को लागत कितना मिलेगा? 2.83 बिलियन रुपीस का। तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। इस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी में एक बूस्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, कभी कभी होता क्या है, कंपनी के ऊपर जब प्रोजेक्ट मिलता है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट इंस्टेंटली नहीं दिखने को मिलता, क्योंकि प्रोजेक्ट तो मिला है, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कंप्लीट जब होगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको उसको बैलेंस शीट में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। जैसे रेवेन्यूज लगातार बढ़ते चले गए, इस बार रेवेन्यूज कम हुआ। प्रॉफिट वो भी देखिए बढ़ता हुआ देखने को मिले, इस बार कम हुआ। मतलब कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला, रेवेन्यूज भी ग्रोथ हुआ, प्रॉफिट भी ग्रोथ हुआ। और इस बार कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट एंड सेल्स कम होने के कारण शेयर में लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली करेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं, जो वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट हो चुके हैं, सिचुएशन नहीं, वॉर शुरू हो चुके हैं इसराइल और ईरान के साथ। और उधर देखा जाए तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो ये जो सिचुएशन बना है ना, इस सिचुएशन के अगेंस्ट में देखा जाए तो ग्लोबली मार्केट के ऊपर एक सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये वॉर अगर अदर्स जो कंट्रीज है, अगर वो भी इन्वॉल्व हो गया, तो सोचना एक, मतलब फिर से एक बहुत बड़ा वॉर बन जाएगा। और वो वॉर जो बनता है, वो किसी के लिए सही नहीं होता है, चाहे जिस कंट्रीज का वॉर हो रहा है उस कंट्रीज के लिए, बाकी कंट्रीज के लिए भी सेम टू सेम। तो बेसिकली ये जो वॉर हो रहा है, इसके सीधा सीधा इफेक्ट तो इंडियन मार्केट में होना नहीं चाहिए, फिर भी नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण लोग माल बेचकर भाग रहा है। तो बेसिकली देखिए, कंपनीज के ऊपर जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, 36% का जो सिचुएशन है, उसको उस सिचुएशन के बेसिस में तो कंपनी लगातार क्या कर रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं। तो 36% का जो रेंज बना, यहाँ पे क्या बना, बाइंग का रेंज। और इसी बाइंग के रेंज के बेसिस में जब नीचे लेवल को टच करेगा, मतलब यहाँ पे 422 लेवल को जब टच करेगा तब एंट्री बनेगा, और इस पीक लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। उससे पहले ही मेरा एक फर्स्ट एंट्री तो है, यहाँ पे एक रेंज बना था, उसके अगेंस्ट में ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, तब यहाँ पे एंट्री बने। और फाइनली इसका जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, वो करीबन करीबन 688 के आसपास, और 100.5 105% का टोटल यहाँ पे रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ, और स्टॉप लॉस भी कुछ छोटे मोटे नहीं है, स्टॉप लॉस भी 35% के आसपास है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है कि जब भी कोई कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा आपको स्टॉप लॉस को याद रखना है। और स्टॉप लॉस आपको 1:3 रेशियो का होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा खासा वहाँ पे ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आपको जरूर मिलेगा। तो बेसिकली आरबीएनएल के ऊपर मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईआरएफसी। देखिए, आईआरएफसी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ दिया गया है। आरबीएनएल के ऊपर बड़े-बड़े इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव रेटिंग दिया है, मतलब कंपनी में गिरावट होने का चांसेस दिया गया है। तो कहाँ तक गिर सकते हैं, सबसे पहले वो अपडेट आपके साथ शेयर करूँगा। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं, शेयर प्राइस मे फॉल मतलब मे बी फॉल टू रुपीज़ 132.70। देखिए, मे फॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, हर कोई प्रिडिक्शन कर सकता है, कोई 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि गिरेगा ही करके। तो देखिए, बड़े-बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 132 तक आने वाले हैं,
और देखिए नो व्हाट इज़ द कन्फर्मेशंस। तो बेसिकली इस कंपनी के डिटेल्स को आप चेक करेंगे तो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इसको टारगेट कहाँ तक रखे हैं? 130 तक, मतलब सोचिए कितना बड़ा फॉल होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो बताया जा रहा है कि करंटली लेवल 155 है, इसका प्रीवियस क्लोजिंग 158 है, तो डे रेंज कुछ इस तरीके से बनी और 52 का लो 66 से लेकर 229 है। तो ये कुछ लेवल्स दिया गया है। अभी उन्होंने कहा कि इस तरीके से मार्किंग किया गया है, तो हर मंथ में किस तरीके से ग्रोथ एंड किस तरीके से नेगेटिविटी कंपनी ने दिया और उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निकली जो इंडिकेटर्स है, जैसे एमएससीडी, उसके साथ वैल्यूएशन, ये सब कुछ को कैलकुलेशन करके मुझे लगता है कि ये जो मतलब डाउन साइड का टारगेट दिया है 132 का, इस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या सचमुच 132 तक जाने वाला है? तो सबसे पहले चार्ट को अगर देखूँ तो 132 कहाँ पे है वो मार्किंग कर लेता हूँ। तो 132 जो है वो करीबन-करीबन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेवल्स में है। 130 के 132 का लेवल कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अराउंड कुछ यहाँ पे मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से लेवल्स में है और यहाँ तक आने का चांसेस भी है। एक ये मुझे तो लगता है यहाँ पे नहीं और भी गिरावट का चांसेस हो सकते हैं। वो लेवल कुछ इस तरीके से आने का चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब कंपनी करेक्शन हो रहा था तो इस लेवल को वो एज ए सपोर्ट के हिसाब से देखा और उस यहाँ से कंपनी बाउंस किया। मतलब कंपनी जब यहाँ से कंटिन्यूअसली गिरते चले जा रहा है और 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक डाउन किया है, तो हायर लेवल जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा लेवल बनेगा? 145 का लेवल। 145 का लेवल ये सपोर्ट है। दूसरा लेवल कौन सा है? 120 का लेवल। तो दो अलग अलग लेवल यहाँ पे बन चुके हैं और इसी दो लेवल के बेसिस में कंपनी के ऊपर करेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के ऊपर लगातार गिरावट का माहौल यहाँ पे हो रहा है और इसी माहौल के बेसिस में कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते चले जाएंगे और इस लेवल तक आ सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 120 के आसपास। अभी देखिए यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। तो कुछ लेवल्स आपके साथ मेंशन किया हो, उसके साथ आप ये भी देखेंगे तो पहले कप उसके बाद 2 बार हैंडल बने। तो कप के बाद जब हैंडल बटन बनते हैं तो उसके बाद ब्रेकआउट भी होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और रिटेस्ट किया तब इस जगह पे एक एंटी बने। तो एंटी बनने के बाद एक एंटी बनने के बाद कंपनी यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। इस उल्टा होने के पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स अगर देखेंगे तो रेवेन्यूज़ तो ठीक है, मगर प्रॉफ़िट का डेटा देखेंगे तो प्रॉफ़िट थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण पूरा रेलवे सेक्टर में करेक्शन है, तो इसका भी करेक्शन होना तो तैयार है। क्योंकि जब रेलवे सेक्टर भाग रहे थे, तो सारे कंपनी भागते चले जा रहे थे। तो कभी न कभी तो प्रॉफ़िट बुकिंग होगा, क्योंकि वैल्यूएशन भी तो हाई हो गया था। क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 23 है और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना है 30। तो 30 तो नहीं था, 30 से भी ज़्यादा था। कितना चला गया था? 44 के आसपास। तो वैल्यूएशन खुद का एवरेज पी रेशियो 6 है और कंपनी का वैल्यूएशन हो गया था 40 के ऊपर। तो इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर कभी न कभी तो करेक्शन होना ही है, होना ही था। तो आज इस तरीके से लेवल्स में कंपनी का करेक्शन देखने को मिला। तो बाकी कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ज़ोमैटो। देखिए ज़ोमैटो के ऊपर थोड़ा-सा माहौल जो है वो थोड़ा-सा अभी प्रेशराइज़ माहौल बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि स्विगी जैसे बड़ी कंपनी का आईपीओ आने वाला है। तो कितना 5,000 करोड़ का यहाँ पे फंड रेज़ करने जा रहा है और वो भी आईपीओ ले आने के लिए। तो देखिए 5,000 करोड़ का टोटल फंड आईपीओ के लिए कंपनी यहाँ पे पब्लिश किया है कि 5,000 करोड़ का वो फंडिंग उठाने वाले हैं। तो जिसके लिए वो आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो उसका सीधा-सीधा इम्पैक्ट आपको ज़ोमैटो के ऊपर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाए, तो उसके ऊपर तो एक इफ़ेक्ट आएगा। मान के चलिए बाज़ार में एक ही दुकान था और जो प्रोडक्ट आपको खरीदना था तो उसी दुकान से जाकर आप खरीदते थे। सेम टू सेम दुकान और एक हो गया, तो कुछ कस्टमर का तो वहाँ पे भी तो टर्नओवर हो जाएगा, मतलब वहाँ पे भी तो वो जाएँगे। तो सीधा-सीधा एक इफ़ेक्ट ज़ोमैटो के ऊपर देखने को मिल सकता है। फिर भी बड़े से बड़े एनालिसिस ने ज़ोमैटो के ऊपर एक बहुत बड़ा रेटिंग दिया है, एक बहुत बड़ा बाइंग का रेटिंग दिया, क्योंकि होल्डिंग का कोई रेटिंग दे नहीं दिया। सेलिंग का रेटिंग दिया 16% और बाइंग का रेटिंग दिया 84%। मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी 84% के आसपास बाइंग होने का चांसेस है। तो 84% के आसपास बाइंग एनालाइज मतलब बाइंग का एस्टीमेट किया जा रहा है। तो क्या सचमुच में 84% जो बाइंग का रेटिंग दे रहा है, क्या सचमुच ऊपर जाने का चांसेस है? अगर मैं देखूँ तो जब मुझे एक पैटर्न्स देखने को मिला था, इसका लाइफ टाइम हाई के हिसाब से एक
कब बने थे, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली जब मुझे एंटी मिला, कुछ इस तरीके से लेवल्स में, क्योंकि ब्रेकआउट होकर ऊपर गया था, रिटेस्ट किया तब एंटी मिला और धीरे-धीरे करके कंपनी का टारगेट भी अचीव हुआ। तो कितने दिनों में टारगेट मिला? एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 76% का टारगेट मिला और वो भी 116 दिनों में। तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिला था। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग होगा और नीचे आएगा तो यहाँ पे कंपनी के एक सपोर्ट लेवल मिलेगा। तो इस सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस वो रखेंगे और इस सपोर्ट लेवल तक आने के बाद ही वो बाउंस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। जब ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एनबीसीसी। बेसिकली 30,000 करोड़ की कंपनी है। अपडेट यही है इस कंपनी की कि कंपनी जल्द से जल्द यहाँ पे देख सकते हैं बोनस देने वाला है। 7 तारीख को कंपनी हर 2 के बदले 1 शेयर देने जा रहा है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करें। थैंक यू।